हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर बच्चों लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपन पढ़ रहे थे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। मैंने स्टार्ट कर दिया था, इससे पहले कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? उभयनिष्ठ आधार विन्यास। उभयनिष्ठ आधार विन्यास हो, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास हो या उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास हो, किसी भी विन्यास की बात करें। विन्यास का मतलब क्या है बच्चों? इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अपन क्या स्टडी करते हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं अपन वोल्ट एम्पियर रिलेशन। वोल्ट एम्पियर रिलेशन से क्या मतलब है कि इन विभिन्न विन्यासों में वोल्टता और धारा के मध्य क्या संबंध प्राप्त होते हैं। भाई विन्यास तो ट्रांजिस्टर अपन जानते हैं 4 टर्मिनल डिवाइस है, उसमें से एक टर्मिनल को क्या कर दिया था, इनपुट और आउटपुट के बिटवीन कॉमन कर दिया जाता है, ओपनिस्ट कर दिया जाता है, जिससे ये वर्क करता है एज ए 3 टर्मिनल डिवाइस। तो उस स्थिति में अपन ने कौन सा कॉमन किया है उसके आधार पर इसका विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन 3 प्रकार से होगा। कॉमन इमीटर होगा, कॉमन बेस होगा और कॉमन कलेक्टर होगा। किसी भी विन्यास की बात करें अपन बच्चों, यहाँ पढ़ रहे हैं अपन वोल्ट एम्पियर रिलेशन। यह वोल्ट एम्पियर रिलेशन का मतलब है अभिलाक्षणिक वक्र। तो अभिलाक्षणिक वक्र का मतलब क्या होता है? अभिलाक्षणिक वक्र क्या होते हैं या ट्रांजिस्टर अभिलाक्षणिक वक्र क्या होते हैं? तो वे वक्र जो कि ट्रांजिस्टर की धारा व वोल्टता के मध्य संबंध को दर्शाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। इनमें क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिस्टर अभिलाक्षणिक वक्र क्या होते हैं, समझाइए। तो वे वक्र जो कि ट्रांजिस्टर के मध्य धारा, प्रवाहित धारा और उसकी वोल्टता के मध्य संबंध को प्रदर्शित करते हैं, वे वक्र क्या कहलाते हैं? अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहलाते हैं। ठीक है, वोल्टता और धारा के मध्य संबंध को जो वक्र प्रदर्शित करेंगे वो वक्र क्या कहलाएंगे? वोल्ट एम्पियर रिलेशन या अभिलाक्षणिक वक्र कहलाएंगे। और इन अभिलाक्षणिक वक्रों से ट्रांजिस्टर के विभिन्न गुणों की व्याख्या की जा सकती है। अभिलाक्षणिक गुणों से ट्रांजिस्टर के विभिन्न गुणों की व्याख्या अपन कर सकते हैं। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम आपको बता दिया था और मैंने बताया था कि इसमें एमीटर को क्या कर देते हैं? कॉमन कर देते हैं। इस तरह से ये बेस, ये एमीटर, ये एमीटर कॉमन हो जाएगा और ये कलेक्टर। एक बैटरी अपन लगाते हैं यहाँ बेस और एमीटर के मध्य। ये एमीटर एनपीएन या पीएनपी, ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। एनपीएन और पीएनपी में दोनों में क्या होगा? ये केवल करंट फ्लो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एन से पी की ओर बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उस स्थिति में धारा इनकी विपरीत दिशा में, यानी एनपीएन में ये इधर होगी एमीटर की ओर, ये एमीटर हो गया, ये बेस हो गया और ये हो गया कलेक्टर। ठीक है, एक कहाँ लगेगी? एक वोल्टता होगी ई और सी के मध्य, एक होगी ई और वी के मध्य। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? मैंने लास्ट क्लास में आपको इसका डायग्राम बता दिया है। ये होता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन अपन ने विन्यास पढ़ लिया था। इसके अभिलाक्षणिक वक्रों की बात करें तो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अपन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की बात करें, अभिलाक्षणिक वक्रों की बात करें, तो ये अभिलाक्षणिक वक्र बच्चों 2 होते हैं। एक होते हैं निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, और दूसरे होते हैं बच्चों निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। इनके लिए भी मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, निवेशी अभिलाक्षणिक और निर्गत अभिलाक्षणिक किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बात करें अपन तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के अंदर क्या होगा बच्चों? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र के अंदर वक्र कब खींचते हैं, किसके मध्य संबंध करते हैं? इसके मध्य जबकि निर्गत वोल्टता कैसी हो? कांस्टेंट हो। निर्गत वोल्टता कैसी हो बच्चों? नियत हो। जबकि निर्गत वोल्टता नियत हो, उस स्थिति में निवेशी वोल्टता व निवेशी धारा या निवेशी धारा एवं निवेशी वोल्टता के मध्य संबंध क्या दर्शाते हैं बच्चों?
निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र दर्शाते हैं। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व की जब भी बात करेंगे उसमें निर्गत वोल्टता को क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, और उस केस में निवेशी वोल्टता निवेशी धारा के मध्य अपन संबंध याद करेंगे। जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन था यानी ओवेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास, ओवेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास की अपन बच्चों बात करें तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इनपुट और आउटपुट वोल्टता, इनपुट धारा और आउटपुट धारा, ये चार राशियां होंगी। और इन चार राशियों में मैंने आपको बता दिया था डायग्राम में, आपको पता था कि निवेशी वोल्टता कौन सी है, VEV है, निर्गत वोल्टता कौन सी है, VCE है, और IE निवेशी धारा कौन सी है यहाँ पर, और निर्गत धारा कौन सी है। इसमें बच्चों ओवेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास में जो IV है निवेशी धारा है वो IV है, और निवेशी आधार धारा IB निवेशी धारा है, और वोल्टता VEV ये कौन सी है, चित्र से आप देख सकते हो, ये निवेशी वोल्टता है, और संग्राहक धारा निर्गत धारा है, और VCE वोल्टता कौन सी है बच्चों, VCE वोल्टता है आपकी निर्गत वोल्टता। तो इनपुट की बात करें अपन, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की, निवेशी अभिलाक्षणिक की बात करें तो इस स्थिति में क्या होगा, निवेशी अभिलाक्षणिक के लिए निर्गत वोल्टता जो कौन सी है, VCE को नियत रखकर निवेशी धारा एवं निवेशी वोल्टता के मध्य क्या खींचते हैं, वक्र खींचते हैं। निवेशी धारा क्या है बच्चों, निवेशी धारा है IV रखकर निवेशी धारा IV एवं निवेशी वोल्टता VVE के मध्य खींचे गए वक्र निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहलाते हैं। इन निवेशी अभिलाक्षणिकों की बात करें अपन बच्चों तो ये इस प्रकार के प्राप्त होते हैं, जबकि किसको कांस्टेंट करें, VCE को, तो ये IV धारा हो गई आपकी, IV क्या है धारा, और कौन सी धारा है, निवेशी धारा, और ये है आपकी VCE निर्गत वोल्टता, और VCE को अपन वोल्ट में लेंगे और IB को लेंगे अपन बच्चों म्यू A माइक्रो एम्पियर में, IB म्यू A, और ये है वोल्ट्स या वोल्ट के अंदर, वोल्टता वोल्ट के अंदर लिए। ये वोल्ट की बात करें अपन तो ये है बच्चों 0.2, 0.4, 0.6, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0। ऐसे ही माइक्रो एम्पियर के अंदर अपन धारा लेंगे, और धारा अपन ने लिए 20 माइक्रो एम्पियर, 40, 60, 80, 100, ठीक है। आप कहोगे सर ये इतनी धारा और ये 0.2, ये बच्चों डायरेक्ट वोल्ट में लिया है, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, इतना कम ले रहे हैं ऑलरेडी। तो 20, 40, 60 20, 40, 60, 80, 100 ये अपन ने क्या लिए, माइक्रो एम्पीयर में धारा लिए, और 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 ये क्या लिए हैं बच्चों अपन ने, ये लिए हैं VC। इस स्थिति में इस तरह के देखना, ये इस तरह के कर्व यहाँ से प्राप्त होते हैं बच्चों। अब इनमें क्या होता है आप देखोगे, VCE को क्या लिया जाता है, VCE को कॉमन लिया जाता है, VCE को लिया जाता है नियत, जैसे VCE बराबर 0 वोल्ट के लिए इस तरह का लगभग ये क्या प्राप्त होता है, ऐसा कर प्राप्त होता है इनपुट वोल्टता और इनपुट धारा के मध्य। VCE बराबर 1 वोल्ट के लिए इस प्रकार का प्राप्त होता है, 2 वोल्ट के लिए इस प्रकार का प्राप्त होता है निवेशी धारा और निवेशी वोल्टता के मध्य, और VCE बराबर 5 वोल्ट के लिए ये इस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है। ये होते हैं निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। अब ये कैसे होते हैं बच्चों, सीधा ही अपन को याद रखना, क्योंकि ये तो इनपुट धारा और वोल्टता में परिवर्तन से जो उनके मान है कि भाई अपन ने वोल्टता इतनी कर दी या धारा इतनी है तो उस पर वोल्टता कितनी है, वोल्टता इतनी है तो धारा कितनी है, उस आधार पर ये वक्र प्राप्त अपन ने किए हैं, ठीक है। इसके बाद अपन इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र।
देखिए निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र क्या होते हैं। या निवेशी अभिलाक्षणिक में ये अपन ने बात की इसकी किसकी, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। और निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र किस प्रकार के होते हैं, और निवेशी अभिलाक्षणिकों से क्या पता चलता है कि निवेशी अभिलाक्षणिकों से पता चलता है कि ये अभिलाक्षणिक अग्रबायसित संधि डायोड के अभिलाक्षणिकों के समान होते हैं। वोल्टता वीवी के नियत मान के लिए क्या होता है बच्चों, वोल्टता बीसी के मान को बढ़ाने पर आधार क्षेत्र की मोटाई कम हो जाती है, जिससे पुनः संयोजन से प्राप्त आधार धारा आई का मान भी कम होता है। और यहाँ अपन निवेशी प्रतिरोध की बात करें तो आर आई बराबर होता है, आर आई बराबर वी वी ई अपॉन आई वी, निवेशी वोल्टता बत्ते निवेशी धारा। जबकि क्या हो, निर्गत वोल्टता क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी निर्गत वोल्टता कौन सी है यहाँ पर, VCE BEE VVE अपॉन IV, वाइल VCE इज कांस्टेंट या नियत। उस स्थिति में ये VVE और RV का जो IV का अनुपात है वो निवेशी प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है। अब दूसरे अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं बच्चों निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र का मतलब क्या है, ये वक्र क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाते हैं। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र किसको, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कब प्राप्त होते हैं बच्चों, किस स्थिति में प्राप्त होते हैं। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र के लिए क्या किया जाता है, निवेशी धारा को क्या रखा जाता है, नियत। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जबकि निवेशी धारा कैसी हो, निवेशी धारा बराबर हो नियत, उस स्थिति में निर्गत धारा व निर्गत वोल्टता के मध्य खींचे गए वक्र क्या कहलाते हैं बच्चों, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। निवेशी धारा क्या है यहाँ पर, निर्गत वोल्टता क्या है, निर्गत धारा क्या है आपको पता है। कॉमन एमीटर के लिए निवेशी धारा अपन ने लिए कौन सी बच्चों, निवेशी धारा अपन ने कॉमन एमीटर के लिए IV लिए, और निर्गत वोल्टता कौन सी है, BCE है, और निर्गत धारा कौन सी है बच्चों, IC है। यही है निवेशी वोल्टता अपन ने VVE ली थी, और बच्चों निर्गत धारा कौन सी है, निर्गत धारा है आपकी IC। निर्गत वोल्टता कौन सी है, जो पहले अपन ने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे क्या किया था, नियत VCE। और बच्चों क्या चाहिए, निवेशी धारा। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में निवेशी धारा क्या होती है, IB। तो निवेशी धारा IB को नियत रखकर, IB मतलब आधार धारा IB को नियत रखकर संग्राहक धारा IC, संग्राहक धारा IC व संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता, संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE के मध्य खींचे गए वक्र क्या कहलाते हैं, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहलाते हैं। यानी निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र के लिए IV को क्या रखा जाता है, नियत रखा जाता है, और संग्राहक धारा IC और संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE के मध्य वक्र खींचा जाता है, जो कि ओवेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास के लिए ट्रांजिस्टर के निर्गम अभिलाक्षणिक वक्रों को शो करते हैं या दर्शाते हैं। संधि ट्रांजिस्टर के ओवेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास में जो निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र हैं वो निम्न 3 क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र किस प्रकार के प्राप्त होते हैं और कौन से क्षेत्रों में होते हैं। देखिए निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र बेसिकली होते हैं वोल्टता और धारा कौन कौन सी है, निर्गम वोल्टता VCE है, और निर्गम वोल्टता क्या है, निर्गम धारा क्या है IB। इनके मध्य क्या खींचेंगे अपन, वक्र खींचेंगे। देखिए कैसे प्राप्त होंगे और कौन कौन से क्षेत्र या कितने भाग होते हैं, 3 कौन कौन से हैं।
निर्गम धारा IC और निर्गम वोल्टता VCE। वो VCE को तो अपन किसके अंदर लेंगे बच्चों, वोल्ट्स के अंदर लेंगे, और इसे किसके लिए अंदर लेंगे, मिली एम्पियर के अंदर, और ये हुए वोल्ट। IC यानी जो निर्गत धारा है ये मिली एम्पियर के अंदर, और ये लिए अपने 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 डैश डैश डैश। ठीक है, ऐसे अपन क्या लेंगे, वोल्ट लेंगे, वोल्ट 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25, ETC। इनके मध्य निर्गम वोल्टता है VCE और निर्गम धारा है IC। इनके मध्य अपन बच्चों जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ वो कैसे प्राप्त होंगे अपने लिए, ये इस प्रकार के अपने लिए कर्व प्राप्त होते हैं या ग्राफ प्राप्त होते हैं। इसमें ये 3 क्षेत्र होते हैं बच्चों। पहला क्षेत्र ये वाला होता है इसका एक्टिव रीजन। कौन सा, ये होता है एक्टिव रीजन यानी सक्रिय क्षेत्र। एक ये बताया था मैंने आपको, ये कौन सा होता है, कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। और ये कौन सा होता है बच्चों, सैचुरेशन रीजन। ये क्षेत्र कहलाता है आपका सैचुरेशन रीजन। ठीक है, ये 3 क्षेत्रों में कोई भी संधि ट्रांजिस्टर के ओवेनिष्ठ आधार ओवेनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास की बात करें अपन, तो ओवेनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए ये अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होते हैं और ये 3 क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। यानी ये भी ओवेनिष्ठ आधार विन्यास की तरह ही ओवेनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के अभिलाक्षणिक भी 3 क्षेत्रों में विभाजित किए गए हैं। एक होता है आपका सक्रिय क्षेत्र, इसको बोलते हैं बच्चों एक्टिव रीजन। दूसरा होता है आपका अंतक क्षेत्र, इसको बोलते हैं बच्चों कट ऑफ रीजन। और तीसरा होता है आपका कौन सा, संतृप्त, संतृप्त क्षेत्र, इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। तो जिस प्रकार से कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व 3 भागों में प्राप्त हुआ था, 3 रीजन में प्राप्त हुआ था, इसी प्रकार से कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में भी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व 3 रीजन्स में या 3 क्षेत्रों में प्राप्त होता है। पहला क्षेत्र की बात करें अपन, पहला क्षेत्र है इसमें एक्टिव रीजन या सक्रिय क्षेत्र। इस क्षेत्र में वही एक दूसरे के समांतर वक्र प्राप्त होते हैं। जब संधि ट्रांजिस्टर प्रचालन की अवस्था में होता है, अर्थात निवेशी संधि अग्रवाइस और निर्गम संधि कैसी होती है, पश्चवाइसित होती है, तो उस स्थिति में क्या प्राप्त होता है, ये सक्रिय क्षेत्र प्राप्त होता है। ये इसमें क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल समांतर क्षेत्र, एक दूसरे के समांतर क्षेत्र प्राप्त होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो इनपुट जंक्शन है निवेशी संधि वो कैसी होती है, फॉरवर्ड वाइज, और बच्चों आउटपुट जंक्शन होती है रिवर्स वाइज। और आप ये अच्छे तरह से जानते हो इनपुट संधि फॉरवर्ड वाइज, फॉरवर्ड वाइज का मतलब क्या है, फॉरवर्ड वाइज मतलब अग्रवाइसित, और अग्रवाइसित मतलब इसमें धन टर्मिनल को किससे, बैटरी के धन टर्मिनल को किससे, पॉजिटिव भाग से कनेक्ट करेंगे, और ऋण टर्मिनल को किससे करेंगे, नेगेटिव भाग से। सॉरी, धन टर्मिनल को धन से और ऋण को ऋण से। यस,
तो फॉरवर्ड वाइज होगा, और रिवर्स वाइज में पॉजिटिव टू नेगेटिव कनेक्शन करते हैं और नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसमें पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव। तो ये इसमें क्या होता है बच्चों, एक्टिव रीजन में एक दूसरे के समांतर क्षेत्र और कब प्राप्त होते हैं, जब इनपुट जंक्शन कैसा होता है, फॉरवर्ड वाइज होता है, और आउटपुट जंक्शन कैसा होता है, रिवर्स वाइज होता है। तो इस स्थिति में इनपुट जंक्शन कौन सा होगा, संग्राहक आधार संधि तो होगी कौन सी आपकी, संग्राहक आधार संधि होगी आपकी। देखिए संग्राहक का मतलब क्या है, इमीटर, कलेक्टर, और आधार मतलब बेस। तो ये वाली संधि कौन सी होगी आपकी कॉमन एमीटर के अंदर, ये होगी आपके अंदर कॉमन एमीटर बेस संधि। देखिए चित्र में एमीटर बेस संधि कौन सी है, एमीटर बेस संधि आपकी निवेशी संधि, या ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, संग्राहक आधार संधि यानी वीसी, संग्राहक मतलब कलेक्टर, और एमीटर संग्राहक आधार संधि की बात करें तो संग्राहक और आधार संधि, तो इसमें कैसी होगी, आउटपुट संधि होगी, और ये कैसी होगी, पश्चवाइसित, आउटपुट पश्चवाइस, और उत्सर्जक आधार संधि, उत्सर्जक एमीटर और बेस वाली संधि, ये कैसी होगी, ये इनपुट जंक्शन होगा, ठीक है। इसमें एमीटर और कलेक्टर वाली आउटपुट होगी वीसी, और एमीटर और बेस वाली होगी इनपुट। तो इनपुट एमीटर और बेस वाली जो इनपुट है वो कैसी होगी, फॉरवर्ड वाइज, और जो कलेक्टर और एमीटर आउटपुट है वो रिवर्स वाइज होगी। इस स्थिति में एक दूसरे के पैरेलल रीजन प्राप्त होंगे, और ये होगा आपका सक्रिय क्षेत्र होगा। दूसरा है अंतक क्षेत्र। ओवेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास के लिए अंतक क्षेत्र से ओवेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास के लिए अंतक क्षेत्र अच्छी तरह से ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि निर्गम अभिलाक्षणिक वक्रों से ज्ञात होता है कि IB बराबर 0 के लिए IC का मान 0 नहीं होता है। IB बराबर 0 ओपन करें तो उस स्थिति में IC का मान क्या होता है, 0 नहीं होता है। अतः अंतक क्षेत्र स्थिति प्राप्त करने के लिए उत्सर्जक आधार संधि को पश्चवाइसित करना आवश्यक होता है। IB बराबर 0 तथा VC अक्ष के मध्य, IB बराबर 0, ये रहा IB बराबर 0 और VCE अक्ष। यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, ये अपन ने क्या किया है, ये अपन ने सब कांस्टेंट वैल्यू किए हैं, निवेशी धारा को क्या किया है, नियत। तो ये नियत IB बराबर 0 नियत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, IB बराबर 0 ये अपन ने कर दिए यहाँ पर, IB बराबर 0, ये IB बराबर 50 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर, 150, 200, इस तरह से ये अपन ने कांस्टेंट किए हैं। तो ये अंतक क्षेत्र या कट ऑफ रीजन है, ये कब प्राप्त होगा, IB बराबर 0 और VCE अक्ष कहाँ प्राप्त होगा बच्चों, ये अंतक क्षेत्र IB बराबर 0 तथा VC अक्ष के मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल अंतक क्षेत्र को दर्शाता है। IB बराबर 0 होने पर उत्सर्जक की ओर एक क्षरण धारा ICO प्रवाहित होती है, जबकि IB बराबर 0 होता है तो क्षरण धारा लीकेज करंट फ्लो होता है, इससे कौन सा, ICO, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र होता है आपका अंतक क्षेत्र। तीसरे की बात करें, संतृप्त क्षेत्र। इस क्षेत्र में दोनों संधियां कैसी होती हैं बच्चों, इस क्षेत्र में दोनों ही संधियां अग्रवाइसित होती हैं, और इस क्षेत्र में IC का मान IB पर निर्भर नहीं करता है। और ये वाला क्षेत्र क्या है, सैचुरेशन रीजन या संतृप्त क्षेत्र होता है। यानी जब वोल्टता VCE का मान बहुत कम, लगभग 0.2 या 0.4 वोल्ट होता है, तो संग्राहक धारा IC का मान VCE को कम करने पर तेजी से कम होता है। संग्राहक धारा का मान जब कम करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, VCE के संग्राहक धारा IC का मान वोल्टता VCE को कम करने पर तेजी से कम होता है। जब वोल्टता का मान अपन कम करते हैं तो उस स्थिति में वोल्टता का मान थोड़ा सा घटा रहे हैं और इस धारा का मान क्या होगा, तेजी से कम होगा, ठीक है। VC को कम करने पर IC का मान क्या होगा, तेजी से कम होता है। यह तब तक होता है जब तक कि VCE का मान VVE से कम नहीं हो जाता। कब तक होगा है, जब VCE का मान कितना हो जाए, VVE से कम नहीं हो जाता, उसके बाद इसमें इतनी तेजी से कमी नहीं आएगी, ठीक है।
ऐसी स्थिति में संग्राहक आधार संधि भी अग्रवाही से होती है, अर्थात ट्रांजिस्टर इस अवस्था में कैसा होता है, संतृप्त क्षेत्र में कार्य करता है और संतृप्त क्षेत्र में संग्राहक धारा IC का मान निवेशी धारा IB पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं, संतृप्त क्षेत्र, अंतक क्षेत्र और सक्रिय क्षेत्र। ये किसके जो आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है उसे इन 3 क्षेत्रों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके बाद बच्चों धारा प्रवर्धन गुणांक की बात करें अपन, यानी करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। धारा प्रवर्धन गुणांक क्या होते हैं, देखिए धारा प्रवर्धन गुणांक। ठीक है, तो धारा प्रवर्धन गुणांक में ओवेनिस उत्सर्जक विन्यास में संधि ट्रांजिस्टर के लिए उसके स्थिर संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE के लिए संग्राहक धारा IC और आधार धारा IV का अनुपात स्थैतिक धारा प्रवर्धन गुणांक कहलाता है। यानी VCE को नियत रखकर, VCE को क्या कर दें, नियत रख दें, उस स्थिति में किसका अनुपात, IC तथा IV का अनुपात, IC व IV का अनुपात, जबकि VCE क्या हो, नियत हो। ये क्या कहलाता है बच्चों, ये धारा प्रवर्धन गुणांक या स्थैतिक धारा प्रवर्धन गुणांक कहलाता है, अथवा इसे DC धारा लाभ कहते हैं, या इसको बीटा DC द्वारा भी दर्शाते हैं। बीटा DC क्या होगा, VCE को नियत रखते हुए IC धारा एवं IV धारा का अनुपात आएगा। ठीक है, धारा प्रवर्धन गुणांक क्या होगा, प्रवर्धन गुणांक की अपन किसी की भी बात करें तो प्रवर्धन गुणांक क्या होता है बच्चों, प्रवर्धन गुणांक होता है आपका इनपुट धारा और यानी आउटपुट धारा और इनपुट धारा, इनका क्या होता है, अनुपात, कितना इसमें लाभ हुआ, वो प्रवर्धन का मतलब वृद्धि। ठीक है, तो ये बीटा DC किसके बराबर होगी, जबकि BCE को क्या कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए, उस स्थिति में IC व IB का अनुपात किसके बराबर होगा, धारा प्रवर्धन गुणांक के बराबर होगा। IC आपको पता है यहाँ पर निर्गत धारा है और IB क्या है, निवेशी धारा, यानी आउटपुट बटे इनपुट धारा लाभ होगा, तो आउटपुट बटे इनपुट, जबकि VCE क्या हो, नियत, ये स्थैतिक धारा लाभ कहलाएगा। इसको अपन गतिक धारा प्रवर्धन गुणांक या गतिक धारा लाभ लिखे हैं, यानी बीटा AC, ये क्या होगा, डेल IC अपॉन डेल IV, ये होगा आपका गतिक धारा लाभ, गतिक धारा प्रवर्धन गुणांक, गतिक धारा लाभ या गतिक धारा प्रवर्धन गुणांक। इसके बाद बच्चों एक और है, इसमें अल्फा अपन ने इससे पहले पढ़ लिया, बीटा अभी पढ़ लिया। इसके बाद है बीटा और अल्फा में संबंध। अल्फा अपन ने जो पहला आपका कॉमन बेस पढ़ा वहाँ मैंने बता दिया, बीटा ये होता है। अल्फा और बीटा में संबंध पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।